बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 3 दिसंबर है, मंगल का दिन है और मशरिक़ वुस्ता इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंग की लपेट में है। और वो चिंगारी जो फ़लस्तीन में आज से 1 साल पहले लगाई गई थी, उसने पूरे के पूरे मिडल ईस्ट को अपनी लपेट में ले लिया है। यही चिंगारी फ़लस्तीन से निकलकर लेबनान में और लेबनान से निकलकर शाम के अंदर दाखिल हो चुकी है। वहां पर आग लगा चुकी है। अभी वहां पर हमले हो रहे हैं, जो बागी हैं वो लड़ रहे हैं और फिर साथ ही साथ अमेरिका और इजराइली भी इसके अंदर कूद पड़े हैं। जबकि अब यही चिंगारी यहां पर रुकेगी नहीं। आप देखेंगे कि जो एक्सिस ऑफ इवल है अकॉर्डिंग टू नेतन्याहू, जिसमें ईरान है, यमन है, शाम है, लेबनान है, ये वो ममालिक थे जिनको बाकायदा तौर पर जो नेतन्याहू की जानिब से एक्सिस ऑफ इवल करार दिया गया, ये मुकम्मल तौर पर इसकी लपेट में आएंगे अगर ये जंग यहां पर ना रुकी तो। लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही है, जिस तरह से लेबनान के अंदर आज से 4 से 5 दिन पहले जंगबंदी का ऐलान हुआ था, जो ही वहां पर जंगबंदी हुई है, लेकिन उसके बाद हमलों की शिद्दत जो है वो फलस्तीन के ऊपर मजीद बढ़ गई और जो इजरायली अफवाज हैं उनकी जानिब से जबरदस्त किस्म के हमले शुरू कर दिए गए। लेकिन आगे से जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उसकी जानिब से भी जबरदस्त किस्म के जवाब दिए जा रहे हैं और जवाबी कार्रवाइयां हो रही हैं। ऑफकोर्स वो एक थोड़ी तादाद में जो आगे जंग जो है, लेकिन वो कार्रवाइयां जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां कर रहे हैं। अभी जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से घात लगाकर हमला किया गया, एक घातक हमला था जिसमें जो इजरायली फौज की बटालियन है, 401वीं बटालियन जो है उसकी जो उनकी ब्रिगेड है उसकी कमांडर जो है वो मारे गए और फिर साथ ही साथ 30 उनके फौजी जो है वो भी हलाक हुए। ये ऑपरेशन कैसे लॉन्च हुआ ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ बड़ी उम्मीदें बांधी गई थी और कहा गया था जी डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो ये हो जाएगा, जंग बंदी हो जाएगी, पूरी दुनिया जो है वो अमन की तरफ जाएगी। तो अब जब एक उन्होंने अब सिर्फ हलफ उठाना है, ऑफिस जो है वो संभालना है 20 जनवरी को, अब जनाब वाला उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर एक ऑफिशियल ट्वीट किया गया और ट्वीट करते हुए उसने जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उसको वार्न किया कि कैदियों को रिहा करो और कैदियों को वापस करो जो कि तुमने कैदी बना रखे हैं, वरना फिर जो आगे धमकी लगाई गई है कि पूरे के पूरे मिडल ईस्ट को इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। और जो आज तक हमला आपने नहीं देखा तारीख में अमेरिका की तरफ से, वो देखा जाएगा। अभी मैं ये पूरी के पूरा वो आपके सामने रखूंगा कि सिनेरियो क्या है। तो जो लोग बड़ी उम्मीदें बांधे बैठे थे, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, जो आप देख रहे हैं वो वैसा नहीं है, बिहाइंड द सीन कुछ हो रहा है। ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रखना है। और फिर अमेरिका इजराइल की जानिब से दमिश्क के ऊपर जो है वो हमला किया गया, शाम के ऊपर हमला किया गया है, जिसके बाद जो ईरान, रूस और चाइना जो है वो शाम की मदद को वहां पर पहुंच गए। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। जो इस वक्त गजा के ऊपर हमलों में मज़ीद तेजी आई है और जंगबंदी की भी बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमले जो हैं वो भी मज़ीद तेज हो चुके हैं। जिसके बाद इब्रानी अखबार जो है यादोत अहरानोत उसने रिपोर्ट किया, उसने बताया कि जो फलस्तीनी मज़ाहमत है हमास जो है उसने जबालिया के अंदर अभी तक हथियार नहीं डाले और हमास ने जबालिया में जो इजरायली अफवाज का सुराग लगाने में कामयाबी हासिल की और इस ऑपरेशन के दौरान जबालिया के अंदर ही तसादुम के दौरान तकरीबन 30 जो इजरायली जो जंगजू हैं वो मारे गए और हलाक होने वाले जंगजू की औसत तादाद हर 2 दिन में एक जंगजू है और जिसमें तकरीबन जो 401वीं बटालियन है इनकी ब्रिगेड जो है उसका कमांडर भी शामिल है। अभी जो ये फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से जो दूसरा ऑपरेशन किया गया है उसमें सिनवार के नाम ये उन्होंने ऑपरेशन रखा हुआ है और कहा गया कि जनूबी गजा के रफा शहर के मशरिक में अल जनीनिया मोहल्ले के अंदर बुर्ज अव्वाद जंक्शन के करीब दुश्मन के फौजियों और गाड़ियों को निशाना बनाने वाले एक पेचीदा ऑपरेशन के अंदर दूसरी दफा हमने घात लगाई और ये दूसरी दफा घात लगाकर हमला किया, जिसमें ये उन्होंने जो वहां पर मुतअद्दिद इनके फौजियों को निशाना बनाया। तो ये एक ऑपरेशन था जो कि आज ये खबर यादोत अहरानोत जो इस्राएली अखबार है वो रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब यहां पर हैरानी की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाकायदा तौर पर एक ट्वीट किया गया, वो ट्वीट पढ़कर मैं आपको सुना देता हूं और बल्कि उसका तर्जुमा कर देता हूं क्योंकि टाइम जो है वो बच जाए, ज्यादा वेस्ट ना हो। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप कहता क्या है, उसने कहा एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द हॉस्टेजेस, मतलब हर कोई उन यरगमालियों के बारे में बात कर रहा है जिन्हें मशरिक वुस्ता में इतने पुरतशद्दुद गैर इंसानी तरीके से और पूरी दुनिया की मर्जी के खिलाफ रखा जा रहा है।
لیکن یہ سب باتیں ہیں، کوئی کارروائی نہیں۔ برائے کرم اس سچائی کو اس بات کی نمائندگی کرنے دیں کہ اگر یرغمالیوں کو 20 جنوری 2025 سے پہلے نہیں رہا کیا گیا، اب مدعا سنیے آگے کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ اس نے کہا جس تاریخ میں فخر کے ساتھ ریاست ہائے متحدہ کے صدر کا عہدہ سنبھالتا ہوں تو مشرق وسطیٰ کو قیمت ادا کرنا پڑے گی، اور جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ یہ تھے there will be all hell to pay in the Middle East، مطلب وہ بہت بڑی قیمت جو ہے وہ hell to pay، جو کہہ لیں کہ ایک زبردست قسم کا ان کو بہت تگڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اب ان لوگوں کے لیے انچارج جنہوں نے انسانیت کے خلاف ان مظالم کا ارتکاب کیا، مطلب جو فلسطینی مزاحمت ہے، جس طرح سے انہوں نے قیدیوں کو ایک بندی بنا کے رکھا ہوا ہے، انہوں نے جو یہ مظالم کیے ہیں، اس کا ارتکاب کیا ہے، ذمہ داروں کو اس سے زیادہ سخت طریقے سے مارا جائے گا جتنا کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی طویل اور ایک بہت بڑی طویل تاریخ میں کسی کو اتنا نہیں مارا گیا ہے۔ یرغمالیوں کو ابھی رہا کرو۔ آپ اندازہ کریں، وہ کہہ رہا ہے کہ those responsible will be hit harder than anybody has been hit in the long and storied history of the United States of America۔ مطلب امریکہ کی تاریخ میں اتنا کبھی کسی کو نہیں مارا گیا ہوگا جتنا ان کو مارا جائے گا۔ اگر قیدی رہا نہ کیے گئے تو فی الفور قیدی یرغمالی رہا کرو۔ یہ جناب والا حقیقت ہے۔ اب آپ یہ جو بڑی امیدیں باندھے اور بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، وہ عوام کو ایک عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا، عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کا، کنونس کرنے کا یہ سیاست ہے، اور اس کے اوپر یہ ساری کی ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ فرانسیسی صحافی میرین وال ہوک جو کہ مارسیلی کے اندر مردہ پائی گئی ہے، اور وہ فلسطینی آوازوں کی حمایت کرنے اور غزہ کی فرانسیسی میڈیا کوریج کے اوپر جو پابندی عائد کی گئی تھی اس کو تنقید کرنے والی تھی، اور 39 سالہ آزاد صحافی جو تھی میرین وال ہوک، وہ اپنی مارسیلی اپارٹمنٹ کی چھت پر مردہ قرار پائے گی، اور اب موت کی وجہ جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم کا حکم دیا گیا، اور یہ ایک بڑی توانا آواز تھی جو کہ فلسطین کے لیے وہاں پر بولی جاتی تھی، بلند کر رہی تھی۔ تو اس طرح سے آوازیں بند ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو اس وقت معاملات بنے ہوئے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، اور امریکہ شام پر جو ہے وہ حملے میں شامل ہو رہا ہے، اور ان گروپوں کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہا ہے جو شامی حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ مطلب جو وہاں پر یوں کہہ لیں کہ جو شامی فوج ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ملک کے شمال کے اندر جہاں پر داعش ہے، القاعدہ ہے، النصرہ ہے، اس کے اتحاد کے خلاف جنگ میں جو بھی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں، ان کے خلاف جو اتحاد بن رہا ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب خود اندازہ کریں پھر یہ جتنے بھی گروپس ہیں جو کہ وہاں پر حملے کر رہے ہیں، پہلے میں نے کل بھی آپ کے سامنے رکھا تھا الجولانی کے حوالے سے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے اس کے سر کی قیمت جو ہے وہ رکھی گئی تھی، اور اس کے بعد اس کو ہی کیسے ہیرو بنا کے پیش کیا گیا جب CIA نے قیمت رکھی، لیکن اس کے بعد جب وہ ان کے ساتھ وہ آن بورڈ ہو گیا تو حالات کیسے بدلے۔ لیکن ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر جو دیر الزور کے شمال میں 7 جو محفوظ دیہاتوں کی طرف پیش قدمی کی ناکام کوشش کے بعد جو باغی گروپ ہے اس کے جنگجوؤں کی جانب سے مکمل طور پر پیچھے ہٹنے کے حوالے سے وہ ہٹتے ہوئے دکھائی دیے، اور شامی فوج اور SDF جو عسکریت پسند ہیں ان کے درمیان جھڑپیں جو ہیں وہ فی الوقت وہاں پر دیر الزور میں ختم ہوئی ہیں، اور وہ ان مقامات سے پیچھے ہٹے ہیں جہاں سے وہ دیر الزور کے شمال کی طرف نکلے تھے، اور کونوکو میدان کے اندر امریکی توپ خانے نے دیر الزور کے شمالی دہی علاقوں میں شامی فوج پر حملے کیے، اور جو باغی گروپ تھے ان کے عسکریت پسندوں کو فائر کور جو ہے وہ فراہم کیا ہے۔ مطلب وہ باغی ہیں، وہ وہاں پر حملے کر رہے ہیں، آپ ان کو جو بھی کہیں، جس طرح سے ایک جو چنگاری لگائی گئی ہے مذہبی منافرت کی، یہ بہت نقصان پہنچانے والی ہے۔ آپ خود اندازہ کریں جو یہاں پر جو اسرائیل جس کا حمایتی بن کر سامنے آ جائے، یا امریکہ جس کا حمایتی بن کر سامنے آ جائے، اس کے حق کہاں پہ کھڑا ہوگا، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو حلب کے جنوب میں صورتحال بنی ہوئی ہے، اور 25ویں ڈویژن اور حزب اللہ کی سربراہی کے اندر جو سیرین آرمی ہے اس نے اتریا کے شمال میں ایک نیا آپریشن کیا ہے، جہاں پر خان سر کو وہاں پر اس کے اوپر کنٹرول حاصل واپس لیا کنٹرول اس کا، اور اس کامیابی کے بعد جو حکومتی افواج ہیں وہ اسٹریٹجک السفیرہ تک پہنچنے والی سڑک کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں، جہاں جو باغیوں کے ساتھ جھڑپیں جاری ہیں۔ لیکن
सीरियन आर्मी की जानिब से इस हकीकत का फ़ायदा उठाते हुए कि बागी अभी तक ज़ेर कब्ज़ा इलाके जो उन्होंने अपने कंट्रोल में किए हुए हैं, बागियों ने जिन इलाकों पे कब्ज़ा किया हुआ है, वो उसको डिफेंड करने के काबिल नहीं है, ये सरप्राइजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत से इलाकों को उन्हीं बागी मुज़ाहमत के हाथों छोड़ दिया गया है जो वहाँ पर लड़ रहे थे, और क्योंकि बैकअप के तौर पर कोई आगे आए नहीं, तो फिर हवाबाजी और तोपखाना जो है वो दही इलाकों में वहाँ बागी ग्रुपों को कमज़ोर करने के ऊपर हमले कर रहे हैं, वहाँ पर हमले जारी हैं, और वो मज़ीद उनको उनकी एक सख्त होती है लड़ने की। जब वो लड़ते लड़ते थके और बैकअप के तौर पर उनको किसी ने फायर कवर नहीं दिया, तो ऑफ कोर्स वो हाथ से निकलना शुरू हो गए। अभी जिस तरह से अमेरिका की जानिब से और फिर दूसरी जानिब जो इस वक्त इजराइल है, उन्होंने भी मिलकर ये ऑपरेशन शुरू किया, हमले किए। मैंने आपके सामने रखा कि कैसे दिल जोर में वहाँ वो कार्रवाई कर रहे हैं, और जो बागी फोर्सेस हैं उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं उनके ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद चाइना की जानिब से, जिसके बाद रूस की जानिब से, जिसके बाद ईरान की जानिब से भरपूर तरीके से हिमायत करते हुए उन्होंने शाम को अपनी सपोर्ट फराहम करने का ऐलान किया। और चीन ने कहा कि कोई एक भी इलाका जो है वो हाथ से नहीं जाने देंगे, और चीन कभी भी इस तरह से खुलकर सामने नहीं आता। अभी चीन ने ऐलान किया है, जिस तरह से चीन और अमेरिका आमने सामने है, जहां पर चीन होगा वहां पर उसके अपोज अमेरिका आपको खड़ा दिखाई देगा। अभी चीन ने ऐलान किया कि वो मुमकिन फौजी एप्लीकेशन जो हैं उनके साथ गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमोनी और दीगर अहम जो टेक मवाद है उसकी अमेरिका को बरामदात के ऊपर पाबंदी लगा रहा है। और ये अमेरिका की जानिब से चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के खिलाफ क्रैकडाउन को वसी करने के बाद एक दिन बाद ये फैसला जो है वो सामने आया है। और अभी ईरान को जदीद जो Su-35 लड़ाका तैयारे हैं वो जनाब वाला 2 स्क्वाड्रन उसके मिल चुके हैं, और जो ज़राए के मुताबिक ये बताया गया कि तरसील में कुल 50 तैयारे जो हैं वो शामिल हैं, जिनमें से 25 जेट तैयारों का एक स्क्वाड्रन हमदान एयरबेस पर और दूसरा 25 अस्फहान एयरबेस पर तैनात है। और इतलात के मुताबिक 2 Su-35 जेट तैयारे पहले ही ईरान जो है वो पहुंच चुके हैं, जो कि ऑपरेशनल होने से पहले हतमी असेंबली का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हालात हैं, अभी ईरान की जानिब से जो अपने ड्रोन्स हैं वो वहाँ पर जो है वो भेजे गए हैं, और भरपूर तरीके से उनके जो कह लें कि हथियार शाम को प्रोवाइड किए गए हैं, हमले शुरू हो चुके हैं। और अभी ड्रोन से जब बात आती है तो यहाँ जो अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी ने अब ईरानी ड्रोन्स की नकल जो है वो कॉपी तैयार करना शुरू कर दी है, और कहा यह जा रहा है कि एवेक्स एरोस्पेस एक अमेरिकी कंपनी ने ईरानी साख्ता जो शहीद 101 है उस ड्रोन की मुकम्मल तौर पर उस शेप का एक जो ड्रोन है उसे तैयार किया, जिसे नाम दिया गया डिस्ट्रप्टर का, और ये वहाँ पर प्रोवाइड किया गया। अब ईरान जो है, ईरान ड्रोन्स के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर माना जा रहा है, और जो रशिया है वो भी उसके ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है, और पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अभी जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने रिपोर्ट किया, उसने कहा कि ईरान महसूस कर सकता है कि अपनी हिफाजत का वाहिद रास्ता जो है वो जोहरी हथियार बनाने के लिए जल्दी करना है। तो क्या ईरान अपने जोहरी नजरिए को तब्दील करेगा? अब देखना ये सवाल जो है वो बहुत से हैं, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हैं वो रिवील हो रही हैं और उसके आंसर जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो शाम के अंदर एक आग लगाई गई है ये यहाँ तक रुकती है या मज़ीद आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स मैंने कहा आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।